बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में राजा देवदत्त न्यायप्रिय, परोपकारी और अत्यंत शक्तिशाली था। उसके दो पुत्र थे, लेकिन उसे एक ही दुख था। उसके दो पुत्रों में एक निर्दयी था और दूसरा अंधा। राजा देवदत्त हमेशा चिंतित रहा करते थे। राजा देवदत्त ने राजगुरु से कहा, हे गुरुदेव, कोई तो राह दिखाइए। मेरी बाद मेरे राज्य और प्रजा का क्या होगा? राजगुरु ने कहा, महाराज, चिंता ना करें, आपके पुण्य कर्मों का फल आपको अवश्य मिलेगा। फिर एक दिन महल के द्वार पर एक बूढ़ा भिखारी पहुंचा। उसके वस्त्र फटे थे और शरीर पर घाव थे। उसने विनती की, मुझे महाराज से मिलना है। मेरी एक विनती है, मुझे जाने दे, कृपया मुझे मिलने दे। सैनिकों ने राजा को बताया तो राजा ने अनुमति दिया, उसे भीतर लाया जाए। भिखारी कांपते हुए दरबार में आया और घुटनों के बल बैठकर बोला, महाराज, मैं एक निर्धन व्यक्ति हूँ। मेरी कोई संपत्ति नहीं, कोई सहारा नहीं महाराज। मेरे तो जुड़वा बच्चे हैं, बेटी माला जो बुद्धिमती है और बेटा विजय जो अत्यंत मेधावी है महाराज। लेकिन निर्धनता के कारणवश वे शिक्षित नहीं हो पा रहे। मैं वानप्रस्थ के लिए सब त्याग कर हिमालय जाना चाहता हूँ। कृपया मेरी सहायता करें महाराज। राजा को भिखारी की करुणा भरी बातें सुनकर दया आ गई। उसने पूछा, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? भिखारी ने पीछे खड़े बच्चों की ओर इशारा किया। वे दुबले पतली थी, लेकिन फटे कपड़ों में भी तेजस्वी नजर आ रहे थे। राजा ने अपने मंत्री से कहा, इनकी परीक्षा लो और देखो कि क्या यह योग्य है। मंत्री ने बच्चों से कठिन प्रश्न पूछे। अगर तुम्हें राजा बना दिया जाए तो क्या तुम अपने माता पिता और गुरु को भूल जाओगे? विजय ने कहा, नहीं, क्योंकि सच्ची निष्ठा और ईमानदारी ही राजा का सबसे बड़ा गुण होता है। जो व्यक्ति अपने माता पिता, गुरु और राज्य के प्रति निष्ठावान नहीं है, वो कभी योग्य शासक नहीं बन सकता। राजा ने मुस्कुराकर मंत्री की ओर देखा और कहा, सच्ची निष्ठा और ईमानदारी की परीक्षा केवल शब्दों से नहीं, कर्म से होती है। अगर तुम्हें अपनी ईमानदारी और परिवार के बीच चुनना पड़े तो तुम क्या करोगे? विजय ने निडरता से उत्तर दिया, ईमानदारी से किया गया हर निर्णय अंततः परिवार और समाज दोनों के लिए ही हितकारी होता है। मंत्री ने विजय की बात सुनकर कहा, महाराज, यह बालक अत्यंत मेधावी है। यदि इन्हें उचित शिक्षा मिली तो यह एक दिन महान विद्वान बन सकते हैं और आपके राज्य की सेवा कर सकते हैं। तब राजा बोले, आज से इन्हें राजकीय गुरुकुल में भेजा जाएगा, जहां यह सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करेंगे। समय आने पर इन्हें योग्य पद दिया जाएगा। फिर राजा ने भिखारी से कहा, आप निश्चिंत होकर अब हिमालय जा सकते हैं महोदय। भिखारी की आंखों से आंसू बहने लगे। कांपते हुए स्वर में उसने कहा, महाराज, महाराज, आपने मेरी निर्धनता को सम्मान में बदल दिया। मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। उसके बाद समय बीतता गया। माला और विजय राज्य के सबसे विद्वान व्यक्तियों में गिने जाने लगे। विजय की नीतियां और बुद्धिमत्ता अद्भुत थी। अब राजा देवदत्त वृद्ध हो गए थे। उन्होंने पूरे राज्य के सामने घोषणा की, आज से इस राज्य का नया राजा मेरा पुत्र नरेश होगा और उसकी परछाई यानी कि मंत्री बनेगा वही बालक विजय, जिसे मैंने वर्षों पहले अपनाया था। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा देवदत्त ने आगे कहा, मेरे पुत्र नरेश की पत्नी होगी माला, जो बुद्धिमती है, और मेरा दूसरा पुत्र जितेंद्र, जो अत्यंत शक्तिशाली है, वह देश का सेनापति बनेगा। राजा देवदत्त की यह घोषणा सुनकर जितेंद्र के मन में जलन और क्रोध भर गया। उसने सोचा, मेरे होते हुए अंधे राजकुमार नरेश को राजा
और एक नीच कुल के विजय को मंत्री बनाने की क्या आवश्यकता थी? ये मेरा अपमान है। जितेंद्र क्रोध में आकर राजा से कहता है, पिताश्री, क्या आपको लगता है कि एक अंधा व्यक्ति राज्य का संचालन कर सकता है? देवदत्त ने कहा, राज्य की सेवा करने के लिए कुल, जाति या धन नहीं, बल्कि बुद्धि और निष्ठा की आवश्यकता होती है पुत्र। फिर कुछ दिनों बाद ही जितेंद्र ने नरेश को मारने के लिए एक योजना बनाई। उसने अपने विश्वास पात्र सैनिकों से कहा, राजमहल में एक गुप्त दरवाजा है जो राजा के कक्ष तक जाता है। सुनो, चुपचाप जाओ और राजा नरेश को मौत के घाट उतार दो। लेकिन मंत्री विजय को अपने गुप्तचरों द्वारा इस षड्यंत्र का पता पहले ही चल गया था। उसने गुप्त मार्ग में तेल का लेप करवा दिया ताकि जो भी वहां से गुजरे उसके पैरों के निशान छूट जाएं। अगली सुबह महल में हड़कंप मच गया। अरे ये क्या, यहाँ बहुत से पैरों के निशान हैं। पता करो ये कहाँ तक जाते हैं। सैनिकों ने निशानों का पीछा किया और पाया कि वे निशान सेनापति जितेंद्र के विश्वास पात्र सैनिकों के कक्ष तक जा रहे हैं। विजय ने तुरंत आदेश दिया, इन सभी को बंदी बनाया जाए। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में सैनिकों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। जितेंद्र का षड्यंत्र उजागर हो गया और उसे दरबार में पेश किया गया। राजा देवदत्त ने कहा, जितेंद्र, तुमने अपने ही भाई को मारने का षड्यंत्र किया। क्या यही है तुम्हारी राज्य की प्रतिनिष्ठा? जितेंद्र ने कहा, पिताश्री, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करिए पिताश्री। देवदत्त ने उसे माफ तो कर दिया, पर सारे अधिकार उससे छीन लिए और एक साधारण व्यक्ति की तरह महल में जगह दे दी। अब जितेंद्र के मन में ईर्ष्या बढ़ती गई। दूसरी ओर अंधा राजकुमार नरेश चतुर मंत्री विजय की मदद से राज करने लगा। मंत्री की चतुराई के कारण कोई भी राजा नरेश को हानि नहीं पहुंचा सकता था। राजा देवदत्त वृद्ध हो चुके थे, इसलिए उन्होंने अपना सिंहासन अंधे राजकुमार नरेश को सौंप दिया था। कुछ ही दिनों बाद राजा का स्वर्गवास हो गया। पूरा राज्य शोक में डूब गया। पड़ोसी राज्य की राजकुमारी स्वर्णलता, जो जितेंद्र से प्यार करती थी और उसे राजा बनाना चाहती थी, एक नई चाल चली। उसने अंधे राजा नरेश को विवाह का प्रस्ताव भेजा। दरबार में राजा नरेश चतुर मंत्री विजय से इस प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे। मंत्री विजय ने कहा, महाराज, यह प्रस्ताव मुझे षड्यंत्र जैसा प्रतीत होता है। आप नेत्रहीन हैं, जबकि राजकुमारी स्वर्णलता सौंदर्य की धनी है। सोचने की बात है महाराज कि वो आपसे विवाह क्यों करना चाहती हैं। राजा नरेश बोले, हाँ, सच कह रहे हो मंत्री, मैं इस प्रस्ताव की सत्यता जानना चाहता हूँ। राजा ने राजकुमारी को पत्र भेजा, राजकुमारी, इतनी सुंदर और योग्य होने के बावजूद आप मुझसे विवाह क्यों करना चाहती हैं। अगले ही दिन राजकुमारी स्वर्णलता स्वयं दरबार में उपस्थित हुई। वो राजसी वस्त्रों में अलौकिक सौंदर्य की प्रतीक लग रही थी। उसने दरबार में प्रवेश किया और अत्यंत मधुर स्वर में कहा, महाराज, मैंने आपकी वीरता और न्यायप्रियता की कहानियां सुनी हैं। आप नेत्रहीन होते हुए भी इतने शक्तिशाली हैं कि पूरा संसार आपको पूजता है। मैं ऐसे शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा के साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी, राजा के समीप आई और उनका हाथ अपने कोमल हाथों में ले लिया। महाराज, मेरा हृदय केवल आपका है। यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जीवन भर अकेली रह जाऊंगी। राजा नरेश के मन में पहली बार किसी ने इतना प्रेम और सम्मान जताया था। उनका हृदय भावनाओं से भर उठा। वो कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, राजकुमारी, आपका प्रेम और समर्पण मुझे अभिभूत कर रहा है। यह सुनकर विजय चिंतित हो उठा। वो जानता था कि यह प्रेम नहीं बल्कि एक षड्यंत्र है। उसने राजा को सावधान किया, महाराज,
इस विषय पर थोड़ा विचार करना आवश्यक होगा। यह निर्णय इतना शीघ्र नहीं लेना चाहिए। राजा ने भी कहा, हम्म, तुम्हारी बात सत्य है मंत्री जी। इस विषय में थोड़ा और विचार करना उचित होगा। लेकिन स्वर्णलता जानती थी कि यदि राजा को सोचने का समय मिल गया तो उसकी योजना विफल हो सकती है। उसने तुरंत राजा की ओर देखा और अत्यंत भावुक स्वर में कहा, क्या मेरे प्रेम की परीक्षा ली जाएगी महाराज? यदि हाँ, तो मुझे आज ही अवसर दीजिए कि मैं आपकी रानी बन सकूं। राजा नरेश, जो पहले ही उसकी मोहक वाणी और कोमल स्पर्श से प्रभावित हो चुके थे, भावुक हो गए और कहने लगे, राजकुमारी, मुझे अब किसी परीक्षा की आवश्यकता नहीं। मैं आपके प्रेम को स्वीकार करता हूँ। मंत्री विजय का मन चिंताग्रस्त हो गया। वो समझ गया कि राजा मोह के जाल में फंस चुके हैं, लेकिन अब वो बिना प्रमाण के कुछ नहीं कर सकता था। राजा और स्वर्णलता की सगाई का उत्सव धूमधाम से संपन्न हुआ। कुछ दिनों बाद स्वर्णलता ने जितेंद्र से गुप्त रूप से मुलाकात की। जितेंद्र ने कहा, राजकुमारी, तुमने तो कमाल कर दिया। अब ये राज्य बस मेरे कदमों की दूरी पर है। स्वर्णलता ने कहा, लेकिन राजा को मारने का सही समय अभी आना बाकी है। मुझे बस थोड़ा समय दो। इधर राजमहल में शाही विवाह की तैयारियां चल रही थी। राजा अपने कक्ष में बैठे थे। तभी स्वर्णलता उनके पास आई और मधुर स्वर में बोली, महाराज, मैं चाहती हूं कि विवाह से पहले हम दोनों अकेले जंगल में शिकार पर जाएं। एक क्षण हमें एक दूसरे को और करीब लाने में मदद करेगा। राजा, जो पहले ही उसकी मोहक वाणी और प्रेमपूर्ण शब्दों में डूब चुके थे, वे बिना सोचे समझे सहमति दे दी। यह तो बहुत अच्छा विचार है रानी। जंगल की ताजगी और आपका साथ, यह क्षण अविस्मरणीय होगा। मंत्री विजय को इस प्रस्ताव पर संदेह हुआ। वो राजा के पास आया और बोला, महाराज, यह उचित नहीं लग रहा है। विवाह से पहले अकेले जंगल जाना संकट से खाली नहीं है। कृपया पुनर्विचार करें महाराज। राजा बोले, विजय, तुम हर बात में षड्यंत्र क्यों ढूंढते हो? स्वर्णलता मेरी होने वाली रानी है, वो मुझे हानि क्यों पहुंचाएंगी? विजय ने सोचा, महाराज की फलमनसाहत ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। मुझे दृष्टि रखनी होगी। उधर स्वर्णलता ने गुप्त रूप से जितेंद्र को संदेश भिजवाया, योजना तैयार है। मैं राजा को अकेले जंगल में ले जा रही हूँ। वहां पहले ही खूंखार नरभक्षी शेरों का बसेरा है। जैसे ही यह नेत्रहीन राजा उनके सामने आएगा, मैं उसे अकेला छोड़कर चली आऊंगी और शेर अपना काम कर देंगे। जितेंद्र यह सुनकर प्रसन्न हो उठा। वो अपने गुप्तियों के साथ बैठा हुआ था। बहुत बढ़िया। एक बार यह राजा मर गया तो यह मंत्री विजय भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं गद्दी पर बैठूंगा और तुम्हें अपनी महारानी बनाऊंगा। 2 दिन बाद जंगल की यात्रा आरंभ हुई। विजय की बहन माला और विजय, जो उस योजना से अनजान नहीं थे, गुप्त रूप से राजा की सुरक्षा के लिए उनके पीछे चल रहे थे। जंगल के घने इलाके में पहुंचने के बाद स्वर्णलता और जितेंद्र ने राजा नरेश को एक गहरी खाई के पास छोड़ दिया। वहां पहले से भूखे शेरों का झुंड मौजूद था। स्वर्णलता ने चालाकी से राजा नरेश से कहा, महाराज, बहुत प्यास लगी है। राजा नरेश बोले, मैं पास के झरने से पानी लेकर आता हूँ। तभी शेर की दहाड़ने की आवाज आती है। अरे, ये तो शेरों की दहाड़ने की आवाज है। स्वर्णलता बोली, हाँ महाराज, लेकिन आप चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं महाराज। आप सुरक्षित हैं। आगे बढ़िए, हम आपकी रक्षा करेंगे। जैसे ही राजा नरेश कुछ कदम आगे बढ़े, स्वर्णलता और जितेंद्र राजा को अकेला छोड़कर भाग निकली। यह सूचना तुरंत ही माला और विजय को मिल गई, जो पास में ही छुपे हुए थे।
राजा नरेश अब अकेले शेरों के बीच खड़े थे। चारों तरफ भूखे शेर उनकी ओर बढ़ रहे थे। शेर अब मात्र कुछ ही कदम दूर थी। तभी अचानक माला ने तीर निकालकर शेरों पर वार करना शुरू कर दिया और राजा नरेश से कहा, राजा जी डरे नहीं, मैं यहाँ हूँ। पहला तीर एक शेर की आंख के पास लगा, जिससे वो दहाड़ता हुआ पीछे हट गया। दूसरा तीर एक और शेर के पैरों में लगा। वो भाग खड़ा हुआ, लेकिन अभी भी कुछ शेर बची थी। इतनी देर में विजय ने जल्दी से अपने घोड़े से मशाल निकाली और आग जलाकर शेरों की ओर दौड़ पड़ा। राजा नरेश के प्राण बच गए। राजा नरेश ने घबराते हुए पूछा, मंत्री विजय, क्या ये तुम हो? विजय ने कहा, हाँ महाराज, और हम समय पर पहुंच गए हैं। उसके बाद राजा नरेश के आदेश पर स्वर्णलता और जितेंद्र को दरबार में बुलाया गया। पूरा दरबार सन्नाटे में था। राजा सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर क्रोध और पीड़ा साफ झलक रही थी। विजय और माला उनके पास खड़ी थी। स्वर्णलता घबराई हुई दिखने का नाटक कर रही थी, जबकि जितेंद्र गंभीर मुद्रा में खड़ा था। राजा नरेश ने स्वर्णलता से पूछा, तुमने मुझे जंगल में अकेला क्यों छोड़ा? क्या यही तुम्हारा प्रेम था? इतना सुनते ही स्वर्णलता दौड़ती हुई राजा के पास आई और रोने का नाटक करने लगी। महाराज, काश मंत्री जी मुझे भी बचा लेता। मैं जंगल में बेहोश होकर खाई में गिर पड़ी थी। शेरों को देखकर मैं इतना डर गई कि कुछ समझ नहीं आया। अगर होश में होती तो शेरों के आगे खुद का बलिदान कर देती। महाराज, क्या मुझ पर विश्वास नहीं करते? राजा नरेश, जो पहले ही उसके प्रेम में अंधे हो चुके थे, फिर से धोखे में आ गए। नहीं स्वर्णलता, मुझे अपने प्रेम पर पूरा विश्वास है। तुम्हें कुछ नहीं होगा। माला, जो राजा से प्रेम करती थी पर कभी अपने प्रेम को व्यक्त ना कर सकी थी, उसकी आंखों से सच्चे आंसू बहने लगे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तभी स्वर्णलता ने अपनी अगली चाल चली। महाराज, आपके साथ एकांत में समय बिताने का सपना अभी भी अधूरा है। अब हम समुद्र यात्रा करेंगे ताकि कोई खतरा ना हो और हम कुछ समय शांति से बिता सके। राजा फिर स्वर्णलता के झूठे प्रेम के आगे कुछ ना कह सके, लेकिन मंत्री विजय को संदेह हुआ। उसने कहा, महाराज, हमें पहले सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी करनी चाहिए। समुद्र यात्रा भी आसान नहीं होती। विजय की बात सुनकर स्वर्णलता तुरंत राजा के पास जाकर भावुक हो गई और रोने का नाटक करने लगी। महाराज, क्या मंत्री जी को मेरे प्रेम पर संदेह है? अगर ऐसा है तो मैं अभी के अभी अपनी जान दे देती हूँ। राजा नरेश ने कहा, नहीं नहीं स्वर्णलता, हम अवश्य यात्रा पर जाएंगे। स्वर्णलता ने विजय से कहा, मंत्री जी, क्या आपको महाराज की खुशी नहीं चाहिए? वो मेरे साथ समय बिताना चाहते हैं। आप व्यर्थ में चिंता ना करें। राजा मुस्कुरा दिए और मंत्री से बोले, मंत्री जी, चिंता मत करो, मेरे साथ मेरी प्रिय रानी होगी। ऐसा करो, तुम और माला भी हमारे साथ चलो। इससे यह यात्रा और सुखद हो जाएगी। मंत्री चुप रहा, लेकिन वह समझ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ अवश्य है। स्वर्णलता और जितेंद्र ने समुद्र के कुख्यात समुद्री डाकू से गुप्त समझौता किया। रात्रि के अंधेरे में जितेंद्र और स्वर्णलता गुप्त रूप से काल समुद्री डाकू से मिलने गए और वहां कहा, हमें राजा को समुद्र में समाप्त करना होगा। बदले में तुम्हें सोना और आधा राज्य मिलेगा। समुद्री डाकू ठहाका मारकर हंसा और बोला, मुझे सौदा पसंद आया। जैसे ही राजा नरेश जहाज पर होगा, मैं अपने लोगों के साथ वहां पर आक्रमण करूंगा और उसे समुद्र में फेंक दूंगा। लेकिन मंत्री विजय पहले से ही सतर्क था। उसने समुद्री डाकू से पहले ही मुलाकात की और उसे एक बेहतर प्रस्ताव दिया। अगर तुम राजा की रक्षा करोगे और स्वर्णलता जितेंद्र को धोखा दोगे, तो मैं तुम्हें दुगना सोना और सुरक्षा दूंगा।
डाकू कुछ देर सोचने लगा और फिर ठहाका मारकर हंसा। मुझे धन से मतलब है, किसी की मृत्यु से नहीं। मैं वही करूंगा जो मेरे लिए लाभदायक हो। राजा, स्वर्णलता, जितेंद्र, विजय और माला भव्य जहाज में सवार होकर समुद्र की यात्रा पर निकली। रात के समय जहाज की छत पर स्वर्णलता राजा नरेश को लेकर खड़ी थी। महाराज देखिए, समुद्र कितना सुंदर लग रहा है। कृपया आगे बढ़कर लहरों को महसूस कीजिए। राजा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। स्वर्णलता और जितेंद्र ने एक दूसरे की ओर देखा और इशारा किया कि समुद्री डाकू हमला कर दे। लेकिन इस बार समुद्री डाकू ने अपनी सेना को राजा पर नहीं बल्कि जितेंद्र और स्वर्णलता पर हमला करने का आदेश दिया। ये स्वर्णलता और जितेंद्र डाकू का हमला उन पर होते देख घबरा गए और बोलने लगी, ये क्या कर रहे हो? तुम हमारे साथ हो। डाकू ठहाका मारकर हंसा और बोला, मूर्खो, मंत्री ने मुझे तुमसे बेहतर सौदा दिया था। राजा को मारकर मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा मुझे? लेकिन तुम्हें पकड़कर मैं अधिक लाभ कमा सकता हूं। समुद्री डाकू के सैनिकों ने जितेंद्र और स्वर्णलता को पकड़ लिया। लेकिन राजा नरेश की आंखों से अब भी भ्रम का पर्दा नहीं हटा। राजमहल में सुंदर आभूषणों और दीपों से सजाया गया था। पूरे राज्य में राजा नरेश और राजकुमारी स्वर्णलता के विवाह का उत्सव मनाया जा रहा था। लेकिन इस वैवाहिक बंधन के पीछे प्रेम नहीं बल्कि एक गहरी साजिश छिपी थी। राजा अब भी स्वर्णलता के छल से अनजान थी। स्वर्णलता ने अपने महल में पहले ही एक विष भरा प्याला रखवा दिया था। विवाह की रात जब स्वर्णलता राजा के कक्ष में पहुंची, उसने अत्यंत मोहक स्वर में कहा, महाराज, मैं आपके लिए एक विशेष पेय लाई हूं जो हमारे प्रेम को अमर कर देगा। राजा नरेश, जो पहले ही उसके प्रेम में अंधे थे, मुस्कुराते हुए बोले, रानी, तुम्हारे प्रेम से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। ये रात हमारे जीवन की सबसे अनमोल रात होगी। स्वर्णलता ने प्रेम के नाम पर राजा को विष देने के लिए प्याला उठाया ही था कि अचानक कक्ष का दरवाजा खुला और मंत्री विजय अंदर आ गया और बोला, रुकिए महारानी, क्या ये पेय आप पहले स्वयं ग्रहण करेंगी? स्वर्णलता हड़बड़ा गई। उसने तुरंत बहाने बनाने की कोशिश की। मंत्री जी, ये केवल महाराज के लिए है। यह हमारे प्रेम का प्रतीक है। इसे मैं कैसे पी सकती हूँ? मंत्री मुस्कुराया और आगे बढ़ते हुए बोला, यदि यह इतना ही शुभ और प्रेम का प्रतीक है तो आपको इसे पीने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। महारानी, राजा नरेश को पहली बार संदेह हुआ। उसने स्वर्णलता की घबराहट को महसूस किया। राजा बोले, अगर यह मेरी भलाई के लिए है तो पहले तुम इसे पियो स्वर्णलता। अब स्वर्णलता फंस चुकी थी। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उसका शरीर कांपने लगा। वो कुछ बोल ना सकी। अचानक उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे पर खड़े सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। विजय ने राजा की ओर देखा और कठोर आवाज में कहा, महाराज, यह विवाह प्रेम पर नहीं छल पर आधारित था। स्वर्णलता कभी आपसे प्रेम नहीं करती थी। उसका असली प्रेमी जितेंद्र ही है, जिसने आपके सिंहासन को हथियाने के लिए यह घिनौना षड्यंत्र रचा था। राजा यह सुनकर सन्न रह गया। उनके चेहरे पर अविश्वास और पीड़ा थी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, क्या? जिसे मैंने अपने सबसे निकट माना वही सबसे बड़ी कपटी निकली? मेरे हृदय में तुम्हारे लिए सच्चा प्रेम था, लेकिन तुम्हारे हृदय में सिर्फ षड्यंत्र था स्वर्णलता। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, स्वर्णलता और जितेंद्र को तुरंत कारागार में डाल दिया जाए। सैनिकों ने जितेंद्र को पकड़ लिया, जो दरबार से भागने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही दिनों बाद जितेंद्र को राजद्रोह के अपराध में मृत्यु दंड दे दिया गया। स्वर्णलता को जीवन भर कारावास की सजा सुनाई गई। महल में अब शांति लौट आई थी,
लेकिन राजा के हृदय में जो घाव स्वर्णलता ने दिए थे वो शायद कभी नहीं भर सकते थे। राजा नरेश महल की छत पर अकेले खड़े थे। वो भावुक होकर अपने पिता के शब्दों को याद करने लगे। पिताजी ने मेरे लिए माला को चुना था, वही मेरे लिए योग्य और उचित संगनी है। मैंने भावनाओं में बहकर अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की, लेकिन अब मैं उसे नहीं दोहराऊंगा। राजा ने दरबार में सबके सामने घोषणा की, आज मैं एक नया संकल्प लेता हूँ। मैं अपनी प्रजा और अपने कर्तव्यों से कभी मुंह नहीं मोड़ूंगा। मेरे पिता ने जिनके साथ मेरा विवाह निश्चित किया था वही मेरी सच्ची संगनी होगी। मैं माला से विवाह करना चाहता हूँ। माला जो हमेशा राजा से निस्वार्थ प्रेम करती थी, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने सिर झुका दिया। कुछ ही दिनों बाद राजा नरेश और माला का विवाह संपन्न हुआ। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गईं। विजय जो हमेशा राजा की परछाई की तरह उनके साथ था, उनके लिए एक सच्चे मित्र और मार्गदर्शक की भूमिका निभाता रहा। राजा ने विजय को अपने सबसे बड़े सलाहकार और मंत्री के रूप में स्वीकार किया और राजा ने विजय से कहा, विजय, तुम्हारी निष्ठा और चतुराई ने मुझे अंधेरे से निकाला है। तुम सदैव मेरे साथ रहोगे, मेरे राज्य की रक्षा के लिए। विजय ने कहा, महाराज, जब तक मेरा जीवन है मैं आपकी और इस राज्य की सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। समय बीतता गया। राजा नरेश और माला के शासन में राज्य फिर से समृद्ध और शक्तिशाली बन गया। प्रजा खुशहाल थी और चारों ओर सुख शांति का वातावरण था। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।